Put that in class number 2. Put के अपने लिखिए रेड लीनियर कॉम्बिनेशन. लिखा अपने लीनियर कॉम्बिनेशन और राइट डाउन लेट v1 and v2. Let v1 and v2, small v1 and small v2. Let v1 and v2 be two vectors in R2. R2 मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हो, ठीक है, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, या ब्रैकेट में लिखो Rn. Rn का मतलब जिसमें n कंपोनेंट्स, चाहे आप R2 का ले लो या Rn का ले लो, एक ही बात. देखिए C1 and C2, देखिए C1 and C2 be two scalars. लिखा आपने C1 and C2 be two scalars. स्केलर्स का मतलब रियल नंबर्स, लिखिए ब्रैकेट में रियल नंबर्स. लिखा आपने, लेकिन देन y इज इक्वल टू C1v1 प्लस C2v2 इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन. लिखिए इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन of vectors, is called linear combination of vectors v1 and v2, is called linear combination of vectors v1 and v2. अब मेरी बात सुनिए जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में, ट्वाइस ऑफ v1 प्लस थ्राइस ऑफ v2 ऑब्वियसली लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. हाफ ऑफ v1 माइनस 3/2 v2 लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एंड सो ऑन, क्योंकि c1 c2 क्या है स्केलर्स है. स्केलर्स मतलब रियल नंबर्स, तो ये रियल नंबर में होगा और ये वेक्टर्स होंगे आपके, चाहे वो R2 के हो या Rn के हो, ठीक है. अब जो भी बातें हैं मैं क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करूंगा आपसे. लिखिए पहले सिंपल सा क्वेश्चन, लिखिए इज 3,4 4 मैंने आपके लिए लिख दिया, और लीनियर कॉम्बिनेशन of 1 0 and 0 1, ये आपसे पूछा गया. क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन 1 0 0 1 का है? तो स्टार्ट की सॉल्यूशन. लेकिन लेट y इज इक्वल टू 3,4, v1 इज इक्वल टू 1 0, v2 इज इक्वल टू 0 1. सबका नेम दे दिया हमने. आगे लिखिए लेट y इज इक्वल टू C1 v1 प्लस C2 v2. लिखिए वेयर C1 C2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है. y की जगह लिखिए 3,4, v1 की जगह क्या लिखेंगे 1 0, v2 की जगह क्या लिखेंगे 0 1. कोई प्रॉब्लम यहां तक? आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन, 3,4 को आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये आपके नॉलेज में है, कॉलम मैट्रिक्स में, ठीक है. C1 1 0 को भी आप कॉलम मैट्रिक्स में लिख सकते हो, और इसको भी आप कॉलम मैट्रिक्स में लिख सकते हो. यहां तो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट लिखिए 3 4, ये आपकी हो जाएगी C1 0
प्लस 0 C2। यहां तक कोई प्रॉब्लम? लिखिए नेक्स्ट, ये हो जाएगी 3 4 और यहां लिखिए C1 C2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इधर देखिए, C1 प्लस 0 दैट इज C1, 0 प्लस C2 दैट इज C2। तो क्या आ गया फाइनली? C1 की वैल्यू आपकी 3 हो गई और C2 की वैल्यू 4 हो गई। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब मेरी बात सुन लीजिए, यदि C1 C2 की वैल्यू आ जाए का मतलब नो सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि वैल्यू आ रही है तो लीनियर कॉम्बिनेशन है और वैल्यू नहीं आ रही है तो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं। तो फिलहाल तो वैल्यू आ गई है, इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन है। लिखिए therefore y is linear combination, लिखिए therefore y is linear combination of vectors v1 and v2। लिखिए therefore y is linear combination of vectors v1 and v2। ठीक है, और यहां एक नोट लिखिए या रिमार्क लिखिए। रिमार्क में लिखिए y is linear combination, y small y is linear combination of vectors v1 and v2, of vectors v1 and v2। लिखिए if there exists a solution, लिखिए if there exists a solution, if there exists a solution, if there exists a solution को अंडरलाइन करो। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन तभी होगा जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लिखिए रिमार्क नंबर 2, लिखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। लिखा आपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। इधर देखिए, हमारे पास एक वेक्टर क्या था? 1 0। 1 0 का मतलब होता है लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू 1 0, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताई, लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू 1 0। दूसरा वेक्टर क्या था? उसका मतलब लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू 0 1 है। अब रही बात, आपसे पूछा गया ये दो वेक्टर देखिए कि क्या आप इससे 3, 4 ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा गया था इज 3, 4 और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 एंड 0 1। तो मुझे देखिए 3, 4 आपने कहा मैं ऑब्टेन कर सकता हूं प्रोवाइड दैट इस वेक्टर को 3 टाइम्स कर दो। आप कहोगे कैसे? क्योंकि C1 की वैल्यू 3 आई है, ठीक है, क्लियर। और दूसरे वेक्टर को 4 टाइम्स कर दो, क्यों? क्योंकि C2 की वैल्यू 4 आई है। मैं 3, 4 ऑब्टेन कर सकता हूं प्रोवाइड दैट इस वेक्टर को 3 टाइम्स कर दूं और इस वेक्टर को क्या करूं? 4 टाइम्स कर दूं। तो रफली, हालांकि मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया ऐसे, तो ये हो जाएगी 3 0, 3 टाइम्स करेंगे तो। और इसे थोड़ा और ऊपर ले लेता हूं मैं ऐसे मान रहा हूं रफली 0 4, ठीक है। अब मुझे बताइए कौन सा लॉ लगेगा? इधर इधर आपका कंसंट्रेशन, यहाँ दो वेक्टर्स के एडिशन के लॉ हैं, एक ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। कौन से लॉ में है हम? पैरेललोग्राम लॉ में। रीजन, वेक्टर्स का टेल मैच्ड, वेक्टर्स का, भाई ये एक वेक्टर है जिसका टेल यहाँ है, एक वेक्टर ये है जिसका टेल यहाँ है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। तो आपको पैरेललोग्राम फॉर्म करना होगा। रफली मैंने आपके लिए पैरेललोग्राम फॉर्म कर दी, सही ढंग से फॉर्म कीजिएगा, मुझसे थोड़ा सा फॉर्म करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दो आप, ये आपकी 3, 4। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर है? आपसे ये पूछा गया था कि क्या आप 3, 4 ऑब्टेन कर सकते हो?
किससे? 1 0 से और 0 1 से। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ 3, 4 ऑब्टेन कर सकते हैं प्रोवाइड दैट फर्स्ट वेक्टर को थ्राइस कर दें और सेकंड वेक्टर को क्या कर दें? 4 टाइम्स कर दो। लीनियर कॉम्बिनेशन मींस लाइंस का कॉम्बिनेशन, पहले ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पिछले क्लास में ये कहा था लीनियर अलजेब्रा मींस लाइंस की अलजेब्रा, स्टार्ट तो लाइंस की अलजेब्रा से ही हुई थी। ठीक है, तो हमने कहा कि लीनियर कॉम्बिनेशन मींस लाइंस का कॉम्बिनेशन, लाइंस का रिजल्टेंट। आपसे पूछा गया था क्या ये लाइन आप ऑब्टेन कर सकते हो इन दोनों लाइन से, क्योंकि वेक्टर का मतलब लाइन होती है। लाइन जॉइनिंग ऑरिजिन टू दिस वन, लाइन जॉइनिंग ऑरिजिन टू दिस वन। क्या ये लाइन ऑब्टेन कर सकते हो? क्योंकि 3, 4 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? लाइन जॉइनिंग ऑरिजिन टू 3, 4। तो इन दोनों लाइन के हेल्प से ये लाइन ऑब्टेन कर सकते हो? तो हमने कहा हाँ ऑब्टेन कर सकते हैं प्रोवाइड दैट इस लाइन को 3 टाइम्स कर दें और इस लाइन को 4 टाइम्स कर दें। समझ में आ गई? तो नीचे एक लाइन लिख ली, लिखिए लाइन जॉइनिंग ऑरिजिन टू 3, 4। ऑरिजिन टू 3, 4 is linear combination linear combination ब्रैकेट में लिखिए resultant of line joining origin to 3, 0 origin to 3, 0 and origin to 0, 4 and origin to 0, 4। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये क्लियर है? मतलब ऑरिजिन टू 3, 0, इधर देखिए ऑरिजिन टू 3, 0 एंड ऑरिजिन टू 0, 4 का ये रिजल्टेंट। ठीक है, कैसे ऑब्टेन हुआ है? ऑब्वियसली फर्स्ट वेक्टर को थ्राइस करके, सेकंड वेक्टर को 4 टाइम्स करके। क्लियर? तो लीनियर कॉम्बिनेशन मींस लाइंस का कॉम्बिनेशन। ध्यान रखिए जब भी वर्ड आए लीनियर कॉम्बिनेशन, आपके डायग्राम आपको विजुलाइज हो जाना चाहिए। बेसिकली ये लाइंस का कॉम्बिनेशन मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए मैं आपको एग्जांपल R2 में दे रहा हूँ, आगे चल के R3 में भी दूंगा, लेकिन R3 में मैं ज्योमेट्री नहीं बना सकता आपकी। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल मतलब एयर में जाएगी वो बात है। लेकिन जो बात यहां मैं कह रहा हूं यही बात R3 के लिए भी होल्ड होगी और Rn के लिए भी होल्ड होगी। आपको मालूम है R3 के बाद कोई ज्योमेट्री नहीं होती, लेकिन मैं R3 का डायग्राम तो बना नहीं सकता, तो मैं आपको R2 में ही समझाऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन इट विल ऑल्सो होल्ड फॉर R3 एंड Rn। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन जब भी वर्ड आए आपके दिमाग में तो ये ध्यान रखिए वो बेसिकली लाइंस का कॉम्बिनेशन है, लाइंस का रिजल्टेंट। ठीक है, इसका मतलब पहले वेक्टर को आप कितने टाइम्स करेंगे और दूसरे वेक्टर को कितने टाइम्स करेंगे कि रिक्वायर्ड वेक्टर आपको मिल जाए। बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब यही होता है कि पहले वेक्टर को कितने टाइम्स करेंगे, दैट्स व्हाई वी राइट इट C1 V1, और दूसरे वेक्टर को कितने टाइम्स करेंगे, दैट्स व्हाई वी राइट इट C2 V2, जिससे कि रिक्वायर्ड वेक्टर जो भी चाहिए आपको रादर से y वो ऑब्टेन किया जा सके। समझ में आ गई बात? तो लीनियर कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर है। अब रही बात कब लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो लिखिए इसमें भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वही बात करें। लिखिए इज 1, 1। क्वेश्चन मैं थोड़ा इजी ले रहा हूं, धीरे धीरे टफ की तरफ जाऊंगा। लिखिए इज 1, 1 अ लीनियर कॉम्बिनेशन of 1 0 and 2 0। ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा है कि 1 0 2 0 का लीनियर कॉम्बिनेशन है? कुछ नहीं करना है, स्टार्ट करना है सॉल्यूशन। लेकिन लेट y इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, where C1 C2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। डायरेक्ट मैंने लिख दिया। y कौन है? ऑब्वियसली 1, 1। V1 कौन है? 1 0। V2 कौन है? 2 0। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट
मैट्रिक्स फॉर्म में इसे लिखना चाहें रादर से कॉलम मैट्रिक्स में तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? इसे लिखिए 1 1। क्या आ जाएगा? C1 1 and 2 0, C2 2 0। कोई डाउट यहां तक? ये आपकी क्या हो जाएगी? 1 1 और क्या होगी? C1 प्लस 2C2। इज इट? डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि इसे C1 टाइम्स करेंगे तो ये C1 आएगा और ये 2C2 होगा और ये हो जाएगी आपकी 0। डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो मुझे बताइए, देयरफॉर C1 प्लस 2C2 क्या आ गई? 1 और 1 इज इक्वल टू 0 आ गई। आपको अच्छी तरह से मालूम है, यदि मैं कंपेयर करूं तो ये और ये इक्वल और ये इक्वल। आपको भी मालूम है 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। होगा? ये 1 इस 0 के इक्वल आ रहा है ना भाई? आपको भी मालूम मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर होता है, तो 1 कभी 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब नो सॉल्यूशन। लेकिन नो सॉल्यूशन यहां नॉट इक्वल टू कर दीजिएगा, ठीक है यहां तक? लेकिन नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन हुआ तो इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन देयरफॉर y इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन। लेकिन देयरफॉर y इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 एंड v2। y लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है वेक्टर्स v1 एंड v2 का, ठीक है? तो मैंने क्या कहा? लीनियर कॉम्बिनेशन उसी केस में होगा जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी तभी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। यदि मैं ज्योमेट्रिकली इसे बात को कहूं, इधर देखिए, तो हमारे पास एक वेक्टर क्या था? 1 0। दूसरा वेक्टर क्या था? 2 0। आपको भी मालूम है लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू 1 0 एंड लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू 2 0। आपसे पूछा है क्या इन दो वेक्टर के हेल्प से 1 1 ऑब्टेन कर सकते हो? तो आपको भी मालूम है चाहे मैं इस वेक्टर को कितने भी टाइम्स कर दूं, ये एक्स एक्सिस का वेक्टर मुझे जोड़ देगा, लेकिन एक्स एक्सिस से ऊपर कोई भी वेक्टर चाहिए मुझे तो वो नहीं देगा, क्योंकि रीजन इसमें सेकंड कंपोनेंट 0 है। जिसमें भी सेकंड कंपोनेंट 0 होगा, रादर से वाई का कंपोनेंट 0 होगा, वो वेक्टर सारे एक्स एक्सिस के होंगे। यदि मैं इसे ट्वाइस कर दूं तो क्या जाएगा? 2 0। इसे थ्राइस कर दूंगा क्या जाएगा? 6 0। दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 8 0। मैं इसे -5 टाइम्स कर दूं, इसे 3 टाइम्स कर दूं तो -2 0 आएगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस के वेक्टर्स मुझे मिलेंगे। एक्स एक्सिस छोड़कर यदि आप इससे कुछ भी कहेंगे तो वो जनरेट नहीं होगा। 1 1 किसका वेक्टर है? एक्स एक्सिस का वेक्टर तो नहीं है, ऑब्वियसली लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं, ठीक है? 1 1 भी मैं आपके लिए रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये रही 1 1। ये किसी भी हालत में इन दो वेक्टर्स के हेल्प से नहीं ऑब्टेन होगा, ठीक है? यानी कि इसको आप कितने टाइम्स भी करेंगे, एक्स एक्सिस छोड़कर कुछ भी नहीं देगा। तो अभी मैंने आपको समझाया लीनियर कॉम्बिनेशन। आज ध्यान रखिएगा, आज ज्यादा कंसेप्ट का ज्यादा है, ठीक है? क्वेश्चन में भी मैं कंसंट्रेट नहीं करूंगा। क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन होगा तो R3 का क्वेश्चन होगा, ठीक है? R2 आपको बेसिकली कंसेप्ट समझाएगा और R3 आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना होगा। बस ये ध्यान रखिएगा, R3 के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, R2 के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, R2 से आप उस वो जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को आप ढंग से समझेंगे कि भाई R2 का डायग्राम बनेगा, R3 का डायग्राम हम बना नहीं सकते, ठीक है? और लीनियर अलजेब्रा में यदि आप डायग्राम नहीं समझ रहे हो, रादर से उसे विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपके कंसेप्ट्स रटने वाले हो जाएंगे कि भाई इसको लीनियर कॉम्बिनेशन का ये डेफिनेशन होता है, लीनियर डिपेंडेंस का ये डेफिनेशन होता है। आपको मीनिंग समझ में आनी है, चाहे वो डिपेंडेंस हो इंडिपेंडेंस हो, लीनियर कॉम्बिनेशन में मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आपको बेसिकली ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझा रहा हूँ।
तो अभी हम कंसेप्ट में ज़्यादा है इसलिए R2 का यूज़ ज़्यादा करेंगे, जब हम क्वेश्चन में आएंगे तो R3 का यूज़ ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होता है एक कंसेप्ट लीनियर स्पैन। लिखिए लीनियर स्पैन, SPAN। पुट की हेडिंग आपने इसमें लिखिए द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लीनियर स्पैन। द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लीनियर स्पैन। द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, क्या क्या लिखा आपने, लीनियर स्पैन। ठीक है, जितने तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सब के सब लीनियर स्पैन। लिखिए फॉर एग्जाम्पल, लिखिए एस इज इक्वल टू, सेट के अंदर हमारे पास सिर्फ एक वेक्टर है 1 0। पहले ये बताइए ये वेक्टर किसका है, R2 का, R3 का, Rn का, R2 का। तो R2 बना लो आप, R2 मतलब प्लेन, और यहां 1 0 प्लॉट कर दो। अब मुझे बताओ, पहले तो कॉमन सेंस समझो, ठीक है, वो बहुत जरूरी होता है। यदि मैं इस वेक्टर को कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दूं, ये वेक्टर किसका होगा, एक्स एक्सिस का होगा। इसका मतलब इसका लीनियर स्पैन है एक्स एक्सिस। क्या है वो भाई, जितने टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 होगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 होगा, -3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -3 0 होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक्स एक्सिस पे जितने भी वेक्टर्स हैं वो उसके स्पैन के अंदर होगा। तो लीनियर स्पैन इसका क्या निकला, एक्स एक्सिस निकला। कंफर्म। तो लेकिन समझ तो आ गया ना लीनियर स्पैन कौन है, यहां इंडिकेट कर दिया इसको डार्क करके। ये बेसिकली उसका लीनियर स्पैन, इसे लिखिएगा LS, L फॉर लीनियर, S फॉर स्पैन। ठीक है, ये सिंबल है, सिंबल अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। अब रही बात सॉल्व कैसे करेंगे, लिखिए लीनियर स्पैन ऑफ S। आपको कुछ नहीं करना है, C1 एक वेक्टर होता है तो आप C इंटू वी भी लिख सकते हो, या C1 इंटू V1 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब 2 वेक्टर होगा तो फिर आपको कंपल्सरी लिखना होगा C1 V1 2 V2। तो मैं लिख देता हूं C1 V1 such that C1 belongs to real number। लिखा आपने, क्या होगा, C1 into 1 0 such that C1 belongs to real number। क्या आ जाएगा ये, C1 0 such that C1 belongs to real number। ये आपकी लीनियर स्पैन तैयार है। ऑब्वियसली C1 0 कहीं भी लिखा हो, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, रीजन इसमें y कंपोनेंट आपकी 0। कंफर्म, ये आपकी लीनियर स्पैन तैयार है, y कंपोनेंट क्लियरली देख ली वो 0। ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्या, एक्स एक्सिस। लिखना चाहें तो लिख दी, कोई प्रॉब्लम यहां तक। दूसरा लिए एग्जाम्पल, लिखिए S इज इक्वल टू 1 0 0 1। लिया आपने। अब इधर आइए, एक वेक्टर हमारे पास 1 0 है और एक वेक्टर 0 1। ठीक है, अब मुझे बताइए इसका लीनियर स्पैन क्या होगा, इसका लीनियर स्पैन होगा, आप मुझे बता दो, इसका लीनियर स्पैन होगा पूरा प्लेन, पूरे प्लेन पे कोई भी वेक्टर आपको चाहिए तो ये दोनों वेक्टर मिलके आपको उसे दे सकता है। कैसे देगा, मान लीजिए 3, 4 चाहिए आपको, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दिया था, तो पहले वेक्टर को थ्राइस, दूसरे वेक्टर को 4 टाइम्स, तभी तो आ जाएगा, एक से आ जाएगा 3 0, दूसरे से आएगा 0 4,
ऐड करेंगे तो वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन मीन्स सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपको चाहिए 5 6, क्या करेंगे, पहले वेक्टर को 5 टाइम्स, दूसरे वेक्टर को 6 टाइम्स करके ऐड कर देंगे। समझ जाइए, पहले कंसेप्ट समझो आप। ठीक है, ऐसे ही -30 -40 चाहिए, -40, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये लीनियर स्पैन इसकी क्या हुई, पूरी R2, मतलब इन दोनों वेक्टर के पास ये कैपेसिटी है कि पूरा R2 आपको जनरेट करके दे सकता है। लिखना कैसे, लिखिए LS, पहले वाले वेक्टर को V1 टाइम्स, दूसरे वाले वेक्टर को V2 टाइम्स। भाई दो वेक्टर है ना, तो C1 V1 प्लस C2 V2, सच दैट C1 C2 बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। नेक्स्ट आई ये हो जाएगा C1 टाइम्स 1 0 प्लस C2 टाइम्स क्या 0 1, सच दैट C1 C2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या आ जाएगा C1 C2 सच दैट C1 C2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, आएगा। ये ऑब्वियसली किसको रिप्रेजेंट करता है, R2 को रिप्रेजेंट करता है। R2 मतलब पूरा प्लेन। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें। लिखिए थर्ड वन, लिखिए S इज इक्वल टू 1 0 2 0। पहले बताइए ये दोनों वेक्टर किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। आपको भी मालूम है ऐसे हम कितने टाइम्स भी करते हैं, एक्स एक्सिस का ही ये देगा। तो लीनियर स्पैन क्या आएगी इसमें, लीनियर स्पैन ऑफ एस, पहले वेक्टर को C1 टाइम्स डायरेक्ट लिख रहा हूं, दूसरे वेक्टर को क्या करते हो आप C2 टाइम्स, सच दैट C1 C2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा C1 0 और 2 C2 0। डायरेक्ट लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा C1 प्लस 2 C2 और क्या दूसरा कंपाउंड बता दिए 0, सच दैट C1 C2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या रिप्रेजेंट किया ये ऑब्वियसली एक्स एक्सिस ही रिप्रेजेंट किया, क्योंकि रीजन हम पहले वेक्टर को चाहे कितने टाइम्स कर लें और दूसरे वेक्टर को भी कितने टाइम्स कर लें, वो एक्स एक्सिस नहीं छोड़ेगा। एक्स एक्सिस का वेक्टर है, एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। समझ में आ गई बात। ये एक्स एक्सिस क्यों हुआ, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट इसकी क्या है 0, तो एक्स एक्सिस का वेक्टर देगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, एक आध और एक्सीड की आ जाइए जरा। मैं एग्जाम्पल अब आपके ले रहा हूं 1 0 0 और एक ले रहा हूं 0 0 1। पहले बताइए वेक्टर किसका है, R3 का वेक्टर, क्योंकि 3 कंपोनेंट है इसके अंदर। वेक्टर कितने हैं, सिर्फ 2 है, वेक्टर सिर्फ 2 है। अब वेक्टर R3 का है, पहले ये समझिए, वेक्टर R3 का मतलब जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं वो R3 का वेक्टर होता है, रादर से 3 डायमेंशनल वेक्टर। नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने, 2, तो इसका मतलब C1 V1 प्लस C2 V2 लगेगा। तो लिखिए LS डायरेक्ट लिख दूं, C1 V1 पहले लिखिए प्रॉपर्ली प्लस C2 V2 सच दैट C1 C2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहले वेक्टर को क्या करेंगे आप C1 टाइम्स करेंगे, दूसरे वेक्टर को क्या करेंगे C2 टाइम्स 0 0 1 है ना, 0 0 1, सच दैट C1 C2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका C1 0 C2, ठीक है, सच दैट C1 C2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। मुझे बताइए इस केस में इधर इधर कंसंट्रेशन आपका y कंपोनेंट 0 है, तो इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा ये R3 मतलब 3 डायमेंशनल प्लेन, रादर से ये रूम,
इसमें यदि मैं y कंपोनेंट 0 कर दूं तो इसका मतलब x और z रह गया। इसका मतलब ये xz प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? xz प्लेन पे y क्या होती है? 0। xy प्लेन पे z क्या होती है? 0। yz प्लेन पे x क्या होगी? 0। ये बेसिक बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? xz प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गई बात? xz प्लेन को इसलिए क्योंकि y 0। क्लियर? नेक्स्ट आई, एक और ले लीजिए एग्जांपल जिससे आपको ये समझ में आ जाए। लेके s इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। किसका वेक्टर है? R3 का। हाँ, वेक्टर भी 3 है। तो R3 का यदि वेक्टर है तो LS इज इक्वल टू ऑब्वियसली लिखा जाएगा C1 V1 प्लस क्या C2 V2 प्लस C3 V3 सच दैट C1 C2 C3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपकी आ जाएगी C1 टाइम्स फर्स्ट वन प्लस क्या C2 टाइम्स सेकेंड वन प्लस C3 टाइम्स क्या थर्ड वन सच दैट C1 C2 C3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या आ जाएगा ये आपकी आ जाएगी C1 डायरेक्ट लिख दूं कॉमा C2 कॉमा C3 सच दैट C1 C2 C3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो प्रॉब्लम, अब मुझे बताइए C1 C2 C3 तीनों है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स वाई जेड प्लेन नहीं होता, R3 सीधा कहते हैं इसे। प्लेन तो या तो एक्स वाई होती है या वाई जेड होती है या जेड एक्स होती है। इस केस में सीधा कहेंगे R3। R3 मीन्स 3 डायमेंशनल प्लेन जिसमें एक्स वाई भी है, वाई जेड भी है, जेड एक्स भी है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर? R2 में सिर्फ एक प्लेन होता है। R3 में कितने प्लेन्स होते हैं? 3 नहीं होते। R3 में 3 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेन्स है, दैट इज एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। मैं ऐसे एक प्लेन खड़ा कर दूं तो नहीं होगा प्लेन? होगा। इसका मतलब R3 में इनफाइनाइट प्लेन्स होते हैं जिसमें से मोस्ट कॉमन प्लेन्स कौन कौन से हैं? एक्स वाई जिसमें कि जेड 0 होता है, नेक्स्ट एक्स जेड जिसमें वाई 0 होता है, नेक्स्ट ये मोस्ट कॉमन प्लेन, मतलब एक हो गया डाउनवर्ड, एक हो गया इधर। ठीक है, क्लियर? ये जो प्लेन होगी उसी तरह की ऊपर वाली की काउंट में, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है आपकी। ठीक है, ये 3 प्लेन आपको अपरेंटली दिखेगा। ठीक है, अब ये और वो एक ही तरह की बात मानी जाएगी और ये वाला एक ही माना जाएगा और ये बेसिकली 3 प्लेन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें वो 0 होती है। लेकिन कितने R3 में प्लेन होते हैं? इनफाइनाइट प्लेन्स होते हैं। जितना प्लेन बनाना चाहो आप यहाँ से लेकर वहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ से लेकर वहाँ ज्वाइन कर लो, वो सब प्लेन है। एक्स वाई प्लेन पर तो सीधा एक्स वाई प्लेन है, जहाँ आपके चेयर्स रखे हुए हैं वो एक्स वाई प्लेन, वो तो वहाँ जेड, जहाँ जेड 0 है वो एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन के ऊपर यदि आप 1 फीट ऊपर एक प्लेन बना देते हो तो वैसे प्लेन को हम कहेंगे जेड इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन, सिर्फ उसके अंदर एक हाइट आई। ऐसे 2 फीट ऊपर बना दोगे तो क्या कहलाएगा? जेड इज इक्वल टू 2। 1 फीट एक्स वाई प्लेन के नीचे बना दोगे तो जेड इज इक्वल टू -1। ऐसे ही आप वाई जेड प्लेन के पैरेलल प्लेन्स खड़ा कर सकते हो। ठीक है, क्लियर ये बात? तो ये बात समझ में आ गई। R2 क्लियर है, R3 क्लियर है। ठीक है, अब लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हो गया लीनियर स्पैन। अब लीनियर स्पैन के आगे वाले कंसेप्ट में चले। देखिए नेक्स्ट, लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है, वो होता है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। हाँ, लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, दैट इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन।
लिखिए इसमें इट इज अ स्पेशल केस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। लिखिए वेयर स्केलर्स आर, लिखिए वेयर स्केलर्स आर नॉन नेगेटिव, लिखिए वेयर स्केलर्स आर नॉन नेगेटिव, स्केलर्स आर, स्केलर्स मतलब रियल नंबर, रादर से C1 C2 आर नॉन नेगेटिव एंड देयर सम टोटल इज इक्वल टू 1, एंड देयर सम टोटल इज इक्वल टू 1। नॉन नेगेटिव वर्ड को अंडरलाइन कर लिए और 1 को भी अंडरलाइन कर लिए, मतलब आपकी C1 C2 की वैल्यू 0 या पॉजिटिव होगी, 0 या पॉजिटिव होगी, और सम टोटल क्या होना चाहिए उनका 1 होना चाहिए। ठीक है, अब डेफिनेशन फॉर्म में लिखिए, एक रफ डेफिनेशन लिखिए, y इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन of vectors v1 and v2, लिखिए if there exists scalars, लिखिए if there exists scalars lambda 1 and lambda 2, lambda 1 लिखने आता है आपको, lambda 1 and lambda 2, लिखिए such that, लिखिए such that y is equal to lambda 1 v1 plus lambda 2 v2, लिखिए where lambda 1 comma lambda 2 belongs to 0 1 and lambda 1 plus lambda 2 is equal to 1। मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि स्केलर्स नॉन नेगेटिव होते हैं, ऑब्वियसली 0 1 में लाई करेंगे क्योंकि सम टोटल 1 होता है, तो इसका मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा होगी और उनका सम टोटल 1 होगा। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट थोड़ा बहुत आपकी नॉलेज पहले से भी है। ठीक है, अब आइए टू द पॉइंट, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। लिखिए लिखिए इज 3/4 कॉमा 1/4 a convex combination, a 1/4 a convex combination of 1 0 and 0 1 of 1 0 and 0 1। ये आपसे पूछा गया कि 1 0 0 1 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, तो स्टार्ट किए सॉल्यूशन। लिखिए लेट y इज इक्वल टू लैम्डा 1 v1 प्लस लैम्डा 2 v2। लिखा आपने वेयर लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 बिलोंग्स टू, जल्दी बताइए, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये नहीं लिखेंगे 0 1, 0 1 यदि आपने लिख दिया तो ये आपने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अभी वो रियल नंबर, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, नॉट 0 1। जब 0 1 उसके रिजल्ट में आना चाहिए। अब मुझे बताइए नेक्स्ट, ये हो गई 3/4, डायरेक्ट लिखिए मैट्रिक्स फॉर्म में, रादर से कॉलम मैट्रिक्स में। लिखिए लैम्डा 1 1 0 लैम्डा 2 0 1। लिख लिया आपने, क्या आ जाएगा 3/4 1/4, ये आ जाएगी लैम्डा 1 और नीचे लिखिए लैम्डा 2। देयरफॉर लैम्डा 1 की वैल्यू क्या होगी 3/4 और लैम्डा 2, क्या ये दोनों के दोनों वैल्यू 0 1 में लाई करती है? और क्या इनका सम टोटल 1 है? यदि ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही है
कि सम टोटल 1 एंड लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये बात कंफर्म है कि वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लिख लिए देयरफॉर y इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। ऑफ v1 एंड v2। अब जो बातें मैंने आपको बताई उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिखिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहां देखिए हमारे पास एक वेक्टर था 1 0 और दूसरा वेक्टर था 0 1। आपसे ये पूछा गया था कि क्या आप इससे 3/4 1/4 ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपने कहा हाँ बिल्कुल ऑब्टेन कर सकते हैं। पहले वेक्टर को 3/4 टाइम्स कर दें, दूसरे वेक्टर को 1/4 टाइम्स कर दें। पहले ध्यान रखिए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब के सब कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। जितने भी पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं यहां से यहां तक मुझे बताइए। यहां से यहां तक इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं सब कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, क्लियर। लेकिन यदि आप इससे आगे चले गए तो वो नहीं होगा, इसके इधर आ गए तो भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उस केस में जब तक आप इस लाइन पे हो तब तक आपका सम टोटल 1 होता रहेगा। लेकिन आपको भी मालूम है सम टोटल 1 ही क्राइटेरिया नहीं है, इसके अलावा क्राइटेरिया ये भी है कि वो वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो लाइन पे तो सम टोटल 1 होगा आपको, ये ध्यान रखिए, ऊपर नीचे कहीं भी, लेकिन 0 1 में लाई नहीं करेगा। 0 1 में लाई कराना है तो यहां से लेकर यहां तक होगा, न इसके अंदर होगा न मतलब अंदर होगा, लाइन इसके अंदर नहीं होगा, लाइन पे सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए यहां से हमने ऑब्टेन किया 3/4 और 1/4, ये ना। तो मुझे बताइए क्या क्या होता है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बेसिकली होती है लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन, सॉरी लाइन ज्वाइनिंग दिस वेक्टर, मतलब बेसिकली लाइन ज्वाइनिंग 1 0 एंड 0 1। ठीक है, तो लाइन तो पूरा होता है, बेसिकली ये लाइन सेगमेंट होना चाहिए। हाँ लाइन सेगमेंट, मैं आपको लिखवा भी देता हूं, आप पहले डायग्राम बना लो। और उसको डार्क करो। डार्क किया आपने। अब मेरी तरफ से सुनिए मेरी बात, क्या कहना है मुझे। लिखो, राइट डाउन। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन is the set of points lying on the line segment joining the vectors, देखिए joining the vectors v1 and v2, joining the vectors v1 and v2, मतलब v1 और v2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन सेगमेंट, अंडरलाइन को लाइन सेगमेंट को। ठीक है, क्लियर। v1 और v2 को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होती है। आप कहेंगे ऐसा क्यों होती है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं इनके अंदर वो सेक्शन फॉर्मूले से ऑब्टेन होता है। किससे ऑब्टेन होता है वो मैं आपको बता के दिखा रहा हूं कैसे ऑब्टेन होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट एंड लाइन कर लिया आपने, रिमार्क में लिखिए। लिखिए सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है v1 इज इक्वल टू x1 y1। क्या है वेक्टर
x1 v2 इज इक्वल टू x2 y2, और हमने एक वेक्टर ऑब्टेन किया यहाँ से v, दैट इज x, y, जो इसे m रेशियो n में डिवाइड करता है। किस रेशियो में? m रेशियो n में। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि x क्या होगा, m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स अपॉन, बताओ, m प्लस n होगा। आप इसे क्या लिख सकते हैं, m अपॉन m प्लस n इंटू x2 प्लस n अपॉन क्या, m प्लस n इंटू क्या, x1। अलग अलग डिवाइड दे दिया डिवाइड आपने। मुझे बताइए, मैंने इसे λ1 का और इसे λ2 का, पहले मुझे बताइए रेशियो कभी भी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है, ये इतनी बातें क्लियर, ठीक है। रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो सकती है, या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। कंफर्म? दोनों केस में डिनोमीटर बड़ा है, इसका मतलब वैल्यू 1 से कम होगी। तो λ1 की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, 0 से ज़्यादा होगी, क्योंकि रेशियो 2:3, आप सुनते हो ना रेशियो 2:3, कभी आपने सुना है -2:3, तो इसका मतलब रेशियो तो कभी नेगेटिव नहीं होता ना, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब 1 से कम होगी क्योंकि डिनोमीटर बड़ा है, ठीक है। तो λ1 λ2 दोनों की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, ये बात क्लियर? 0 और 1 के बीच में होगी, ये बात कंफर्म ना। अब रही बात, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। अब रही बात 0 और 1 कब हो सकता है, या तो m 0 हो जाए या n 0 हो जाए। m यदि 0 हुआ, यदि m 0 हुआ तो ये पॉइंट आपकी इस एक्सट्रीम पे आ जाएगी, और यदि n 0 हुआ तो ये पॉइंट आपकी इधर चली जाएगी। इसका मतलब दोनों एक्सट्रीम मिला लेंगे तो λ1 की और λ2 की वैल्यू 0 1 के बीच में लाई कर सकते हैं, मतलब इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1, और दोनों का एडिशन क्या है। तो ये बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला क्या कर रहा है, जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन है और जो सेक्शन फॉर्मूले का इंटरनल डिवीजन है, इन दोनों में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। मतलब सेक्शन फॉर्मूले से जो पॉइंट आप ऑब्टेन कर रहे हो वो बेसिकली कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा, आएगा। यहां तक क्लियर? नीचे एक लाइन लिख ली, लिखिए द पॉइंट ऑब्टेन फ्रॉम इंटरनल डिवीजन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, लिखिए द पॉइंट ऑब्टेन फ्रॉम इंटरनल डिवीजन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन, दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल डिवीजन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला लिखिए रिप्रेजेंट्स कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, लिखिए रिप्रेजेंट्स कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सेक्शन फॉर्मूले के इंटरनल डिवीजन से ऑब्टेन किया हुआ पॉइंट कुछ नहीं होता, वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। क्लियर? स्टैट्स में हम इसे दूसरे तरीके से कहते हैं वेटेड एवरेज। हाँ, वेटेड एवरेज आपने पढ़ा हुआ ना, अर्थमेटिक मीन, हाँ, द वेटेड एवरेज, ठीक है। लिख ली रिमार्क नंबर 2, इन स्टैटिस्टिक्स convex combination is called weighted average. In statistics, convex combination is called weighted average. समझ में आ गई इतनी बातें? तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या समझाया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन,
लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्या था? लीनियर स्पैन, ठीक है। और लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक कंसेप्ट आया कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर स्पैन, लीनियर कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। अब कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक कंसेप्ट है कॉन्वेक्स सेट का। हाँ, तो हेडिंग पुट की कॉन्वेक्स सेट। राइट डाउन डेफिनेशन। देखिए सेट एस इज सेट टू बी, देखिए सेट एस इज सेट टू बी कॉन्वेक्स सेट। देखिए इफ द लाइन ज्वाइनिंग, सॉरी क्या लिखा आपने? सेट एस इज सेट टू बी कॉन्वेक्स सेट। लिखिए इफ द लाइन सेगमेंट, लाइन ज्वाइनिंग नहीं, लाइन सेगमेंट joining any 2 points, joining any 2 points of set S, set S क्या लिखा आपने? if the line segment joining any 2 points of set S, लिखिए will lie entirely, will lie entirely within set S, within set S। क्या लिखा आपने? A set S is said to be convex set if the line segment joining any 2 points of set S will lie entirely within set S, ठीक है। अब यहां आई, मतलब सेट एस को हम कॉन्वेक्स सेट तभी कहेंगे जब सेट एस में से 2 पॉइंट्स आपको पिक करने। इधर सुनिए मेरी बात, पहले समझ ली। बस सेट एस आपकी कॉन्वेक्स सेट तभी होगी, ठीक है, जब सेट एस में से 2 पॉइंट्स आपको पिक करने और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना। ज्वाइन करने से क्या मिलेगा? लाइन या लाइन सेगमेंट। यदि ये लाइन सेगमेंट कंप्लीटली आपके सेट एस के अंदर है तो सेट एस आपका क्या है? कॉन्वेक्स सेट। पहले ध्यान रखिए पॉइंट कहां से लेना है? कॉन्वेक्स सेट के अंदर से पॉइंट लेना और फिर उसको ज्वाइन करना। क्या मिलेगी उससे? लाइन सेगमेंट मिलेगी। और 2 पॉइंट्स, पहले तो 2 पॉइंट सेट एस के होने चाहिए, बाहर से नहीं लेना। सेट एस के पास जो पॉइंट्स होंगे उन्हीं से 2 लेने, फिर उन दोनों को ज्वाइन करना। यदि वो लाइन सेगमेंट कंप्लीटली सेट एस के अंदर है तो सेट एस आपका क्या है? कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इधर देखिए। ये 5 डायग्राम मैंने आपके लिए तैयार किया। पहले मुझे बताइए, पहले वाले के पास क्या है? ओनली बाउंड्री, ना बाउंड्री का इनसाइड ना बाउंड्री का आउटसाइड, कंफर्म। दूसरे वाले के पास क्या है? बाउंड्री एंड इनसाइड। इसके पास क्या है? ओनली बाउंड्री, ना इनसाइड ना आउटसाइड। इसके पास क्या है? बाउंड्री एंड इनसाइड। उसके पास क्या है? बाउंड्री एंड इनसाइड। अब आइए एक एक करके। पॉइंट्स कहां लेने? पॉइंट्स अंदर नहीं लेने, पॉइंट्स वहां लेने हैं जो उसका रीजन। इसके पास क्या है? सिर्फ बाउंड्री। तो पॉइंट कहां लेंगे आप? सिर्फ बाउंड्री पे लेंगे। किस पे लेंगे? बाउंड्री पे। तो मैंने 2 पॉइंट ले लिए, 1 2।
मतलब पॉइंट वही लेने हैं जो उसका रीजन है, और इन दोनों को ज्वाइन करना। तो ज्वाइन कर दी, क्या मिला इससे? लाइन सेगमेंट मिला। मिला ना लाइन सेगमेंट। क्या ये लाइन सेगमेंट कंप्लीटली उसके रीजन में है? नहीं है, क्योंकि रीजन उसके पास सिर्फ बाउंड्री थी। क्या थी? और उसने ये इनर वाले पार्ट में आ गया। कोई कहे कि मैं एक इधर वॉल खड़ा कर लेता हूं, इधर वॉल खड़ा कर लेता हूं, ऊपर से बना लेता हूं, बनाने दोगे आप? क्यों नहीं बनाने दोगे? नहीं, आपकी रीजन ये है कि सिर्फ ग्राउंड ही नहीं है, उसके ऊपर वाला पोर्शन भी है। ठीक है, तो आपने कोई लैंड एक्वायर कर रखा है और आपको कोई कहे कि इसमें दिक्कत क्या है, हवा वाला पोर्शन तुम्हारा थोड़ी है, एक इधर मैं डाल देता हूँ, एक ऊपर से बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये नहीं आने कीगा कि उस केस में नहीं बना सकता हो, क्योंकि राइट्स जो है अप टू द स्काई होती है। कहाँ तक राइट है आपकी? यदि आपने कोई लैंड परचेज किया है और उस पर आपने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, आप फ्यूचर में कोई कंस्ट्रक्शन करोगे, कोई आपसे कहे कि भाई तुमने जमीन खरीद रखा है ना, हवा में थोड़ी खरीद रखा है। ठीक है, मैं एक इधर डाल लेता हूँ, एक उधर डाल लेता हूँ, ऊपर से बना लेता हूँ, बनाने दोगे आप? नहीं बनाने दोगे। क्यों नहीं बनाने दोगे? क्योंकि ऐसा नहीं कि सब लैंड है आपकी, वो राइट आपकी अप टू द स्काई। इससे पहले भी लोग दिमाग लगा चुके हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि भाई ऊपर थोड़ी आसमान थोड़ी खरीद रखा है तुमने। ठीक है, तो ये वही वाली बात कि कोई कहे कि मैं एक यहाँ पिलर डाल लेता हूँ, एक भी यहाँ पिलर डाल लेता हूँ, अब बीच में ऊपर से ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन करने दोगे? नहीं करने दोगे। रीजन ये पार्ट उसके रीजन में नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो ऑब्वियसली कॉन्वेक्स सेट नहीं है। नीचे लिखिए नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, लिखिए नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। एक मिनट रुक जाइए, पहले हम डिसाइड कर ही लें, उसके बाद आप लिखना। इधर आओ, यहां मुझे बताओ इसके पास क्या है? एक तो बाउंड्री है, एक बाउंड्री का इनसाइड भी। आप कहीं भी दो पॉइंट रख दो और उसको ज्वाइन कर लो, जहां मन है आपकी ओर। क्या ये लाइन सेगमेंट कंप्लीटली इसके रीजन में है? पॉइंट कहां लिया हमने? उसके रीजन में लिया, और उसको ज्वाइन करके देखो, ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई हो रही है। तो सेटिस्फाई हो रही है तो कॉन्वेक्स सेट है, और नहीं तो नहीं है। इधर आई, इधर थर्ड वन पे मुझे तो इसके पास क्या है? ओनली बाउंड्री, ओनली बाउंड्री। कंफर्म है बाउंड्री, और ना इनसाइड है ना आउटसाइड है। तो मैंने एक पॉइंट यहां लिया और एक पॉइंट यहां लिया, ज्वाइन कर दिया। मुझे तो ये सेटिस्फाई है या नहीं है? नहीं है। लेकिन यदि मैं पॉइंट यहां लूं, इधर देखो, अब बताओ सेटिस्फाई है या नहीं? है। तो एक जगह नहीं है, एक जगह है, तो मैथ्स से क्या कहते हैं? नहीं है। मैथ्स के अकॉर्डिंग 100% आपकी लॉजिक होनी चाहिए। ठीक है, टेंटेटिव लॉजिक नहीं चलेगी। क्लियर? तो यहां सेटिस्फाई है और यहां नहीं है। ऑब्वियसली ये नहीं के कैटेगरी में, हाँ के कैटेगरी में नहीं। नेक्स्ट आओ, इसमें कहीं भी दो पॉइंट आप पिक करो, जहां पिक करना है ज्वाइन करो। सेटिस्फाइड है? कोई डाउट? ऑब्वियसली ये आपकी कॉन्वेक्स सेट है। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट है, एक पॉइंट दिया और एक पॉइंट दिया। अब मुझे बताइए कॉन्वेक्स सेट है या नहीं? नहीं, लेकिन नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। अब मैं कहूंगा कि यहां इनसाइड, ये देखो यहां ज्वाइन करूं तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई होगी। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि 100% लॉजिक होनी चाहिए। ठीक है, 100% लॉजिक पे ही ये बात आपकी चलेगी। कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए क्वेश्चंस के थ्रू उसे और क्लियर करें। देखिए, पहले एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है। एक तो हो गया जनरल डेफिनेशन, एक लिखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन। फिर से डेफिनेशन में आ जाइए, लिखिए अ सेट S in R2
या ब्रैकेट में लिखिए आर एन इज सेट टू बी कॉन्वेक्स सेट, लिखिए इफ V1 comma V2 belongs to S implies lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 belongs to S. लिखिए where lambda 1 comma lambda 2 belongs to 0 1 and lambda 1 plus lambda 2 is equal to 1. ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब इधर सुनिए मेरी बात। पहले तो ये कह रहा है कि V1 V2 सेट एस में होना चाहिए, ठीक है, और उस केस में ये भी सेट एस में होना चाहिए। तो मुझे बताइए ये क्राइटेरिया आपने कभी देखा है? क्या है? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। यानी कि सिर्फ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन नहीं याद रखना आप, बेसिकली उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग याद रखना। ये बेसिकली लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वेक्टर्स V1 एंड V2 होता है। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइन। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ज्योमेट्रिकली सोचिए कि क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वेक्टर्स V1 एंड V2, क्योंकि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग वही है। तो ये बेसिकली लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वेक्टर्स V1 एंड V2, ठीक है। तो एक तो पहले V1 V2 सेट एस में होना चाहिए, और यहां से इंप्लाई होता है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वेक्टर्स V1 एंड V2 वो भी सेट एस में होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। समझ में आ गई बात? क्योंकि बेसिकली ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का क्राइटेरिया, लेकिन जिसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वेक्टर्स V1 एंड V2। तो ये बेसिकली लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वेक्टर्स V1 एंड V2। मैंने आपसे क्या कहा कि ज्योमेट्रिकली चीजों को समझो, नहीं तो फिर घोटते घोटते थक जाओगे, ठीक है भाई। ये इधर वो इधर, तीसरी बात तीसरा, चौथी बात तो ये हजारों बातें लिखी हुई है उसमें। तो ये बेसिकली लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे बताइए जो बात मैं आपसे पूछूंगा, इधर ये V1 है हमारा और ये V2। पहले बताइए V1 V2 सेट एस में लाई करता है? नहीं, बिल्कुल लाई करता है। क्योंकि रीजन, ये जो सेट एस है उसके पास बाउंड्री है, और मैंने दोनों पॉइंट्स कहाँ लिए? बाउंड्री पे लिए ना मैंने। भाई उसके पास है क्या? बाउंड्री है, ठीक है। मतलब मान लीजिए मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो लिखूंगा x² + y² = 1 लिखो, या c² लिखो, या r² लिखो। तो भाई बाउंड्री है ना, तो पॉइंट मैंने कहाँ लिए? बाउंड्री पे लिए। तो बाउंड्री पे लिए तो सेट एस में तो बिलोंग करता ही करता है। तो V1 V2 सेट एस में बिलोंग करता है। अब रही बात, ये जो लिखा हुआ है ये लाइन सेगमेंट, क्योंकि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है ये, तो एक्चुअली ये लाइन क्या है? लाइन सेगमेंट। अब मुझे बताओ क्या ये लाइन सेगमेंट सेट एस में बिलोंग करता है? नहीं करता, इसलिए ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। समझ में आ गई बात? अब बताओ यहाँ V1 V2 सेट एस में लाई करता है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? V1 V2 सेट एस में लाई करता है? तो ऑब्वियसली लाई करता है, क्योंकि V1 V2 सेट एस में इसलिए लाई करता है कि जो मैंने V1 V2 सेलेक्ट किए वो उसके बाउंड्री के अंदर, और इसके पास है क्या? एक तो बाउंड्री है और बाउंड्री का इनसाइड है। तो V1 V2 सेट एस में बिलोंग करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं आपको। अब मुझे बताओ क्या ये लाइन सेगमेंट सेट एस में बिलोंग करता है? करता है। तो इसका मतलब ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुई, तो सेटिस्फाई हुई तो कॉन्वेक्स सेट है। अब यहाँ V1 V2 सेट एस में बिलोंग करता है? ऑब्वियसली बिलोंग करता है, क्योंकि रीजन हमने बाउंड्री पे पॉइंट ले रखा, ठीक है। अब क्या ये लाइन सेगमेंट सेट एस में बिलोंग करता है? तो नहीं करता, तो कॉन्वेक्स सेट नहीं है। सेम बात यहाँ, सेम यहाँ। तो ये बेसिकली पॉइंट कहाँ लेने? तो सेट एस में लेने। मतलब सेट एस की कोई इक्वेशन होगी या ग्राफ होगी, उस पर पॉइंट लेना। अब रही बात, ये है लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वेक्टर्स V1 एंड V2। ये यदि लाइन सेगमेंट लाई कर गई तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इस पे कई सारी प्रूफिंग भी, अभी मैं प्रूफिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं।
जब आएगा प्रूफिंग तो मैं आपके लिए करवाऊंगा, ठीक है। ये यानी कि ये जो कंसेप्ट है कॉन्वेक्स सेट का, ये आपको आपके बुक के अंदर फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में मिलेगा, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट ये लीनियर अलजेब्रा का है, इसलिए मैं लीनियर अलजेब्रा में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा और क्लियर करें। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एस इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन। तो सर्कल ड्रॉ कर लो आप। ध्यान रखना इसमें मैं एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देता हूं, लेकिन ये बनाना कोई कंपल्सन नहीं था, बना दिया मैंने। मुझे बताइए सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1, मतलब बेसिकली हमने सर्कल बनाया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसकी इक्वेशन तैयार की। ये ग्राफ किसका है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का। लेकिन मुझे सिर्फ 1 नहीं बनाना, ग्रेटर देन 1 भी बनाना। तो उसके लिए 0 0 या तो कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड लोगे या सर्कल के आउटसाइड लोगे। तो आप इजीली समझ सकते हो कि 0 0 सर्कल के इनसाइड है, यहां पुट कर दो। 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इट ग्रेटर देन 1? नहीं। इसका मतलब सर्कल के अंदर जो पॉइंट आपने लिया था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये जो इंडिकेशन होगी वो सर्कल के आउटसाइड होगी, तो आप उसे बना दो। ये आपकी किसकी इक्वेशन हुई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बनाया आपने? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का डायग्राम बन गया, ठीक है। अब मुझे बताइए यहां के बाद ध्यान रखिएगा कोई मैथ्स नहीं, ये कॉमन सेंस से जवाब दी जाती है कि कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। तो कॉन्वेक्स सेट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कोई भी 2 पॉइंट इसमें से पिक करेंगे। तो मैंने एक पॉइंट यहां पिक की और एक पॉइंट यहां पिक, ज्वाइन करेंगे लाइन सेगमेंट। क्या सेटिस्फाई हो रही है? हो रही है। कंफर्म आउटसाइड है इसमें, ठीक है। लेकिन यदि पॉइंट मैं यहां लूं और एक पॉइंट यहां लूं, क्या ये सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही। तो ऑब्वियसली यहां ढूंढना होता है कि कॉन्वेक्स सेट नहीं है। ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे कॉन्वेक्स सेट है तो अपने दिमाग को कभी भी नहीं कहना है कि वो कॉन्वेक्स सेट है, हमेशा सोचिए कि नहीं है। और नहीं प्रूव कर पाए तो फिर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको, जैसे ही आपके दिमाग में आएगा कि कॉन्वेक्स सेट है, डायग्राम बनते ही, क्योंकि इसके बाद कोई मैथ्स है नहीं, और डायग्राम में जैसे ही आपके दिमाग में आएगा कॉन्वेक्स सेट है, तो फिर आपको हाँ ही दिखेगा, नहीं तो दिखेगा ही। और आपको जैसे ही डायग्राम बन जाए, डायग्राम बनाने तक मैथ्स है, उसके बाद मैथ्स नहीं है, ये कॉमन सेंस है। तो डायग्राम बनने के बाद सीधा कहिए नहीं है, और हर एक एंगल से चेक कर लिए कि नहीं को कैसे वो सेटिस्फाई करेगा। और नहीं यदि सेटिस्फाई नहीं हो तो हाँ कहने में देरी नहीं लगानी चाहिए, तुरंत हाँ कह देना चाहिए कॉन्वेक्स सेट। तो ये देखिए मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे हाँ दिख रहा है, यहाँ ज्वाइन किया तो नहीं दिख रहा है। मैथ्स 100% लॉजिक है, ऑब्वियसली ये कॉन्वेक्स सेट नहीं हुआ, लेकिन नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। लेकिन सेकेंड वन, लेके एस इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x। सबसे पहले डायग्राम किसका बनेगा?
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का बनेगा। आपको मालूम है y पे स्क्वायर है तो सिमेट्री एक्स एक्सिस पे होगी, और इक्वेशन किसकी है? पैराबोला की है। बना दी, बन गया। अब यहां आपको मालूम है लेस देन इक्वल टू है, अभी तो आपने इक्वल टू ड्रॉ किया। लेस देन इक्वल टू ड्रॉ करने के लिए या तो पैराबोला के इनसाइड कोई पॉइंट ले लो या पैराबोला के आउटसाइड कोई पॉइंट ले लो, ठीक है। तो आप इनसाइड लेना चाहो तो इनसाइड ले लो, आउटसाइड लेना चाहो तो आउटसाइड ले लो। जैसे मैं यहां एक पॉइंट है 1 0 होता है एक्स एक्सिस पे 1 0, ऑब्वियसली ये पैराबोला के इनसाइड है आउटसाइड है? इनसाइड है। तो 1 0 का मतलब एक्स इज 1 तो y इज 0, यहां रख दो। y की जगह 0, x की जगह 1, सो 0 स्क्वायर इज लेस देन 4 into 1। इज इट ट्रू? इसका मतलब सेटिस्फाइंग, इनसाइड सेटिस्फाई कर रहा है, इनसाइड इंडिकेट कर दो। सेटिस्फाई करे तो उसी तरफ, नहीं सेटिस्फाई करे तो उसकी दूसरी तरफ। अब यहां किसी भी दो पॉइंट को आप ज्वाइन करके देख लेना, आप अपने रीजन में दिखाई दोगे। जो मन है वो ज्वाइन करो, आपकी मर्जी। ज्वाइन करोगे आपके रीजन में दिखाई देगा। ऑब्वियसली कॉन्वेक्स सेट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर। लिखिए कॉन्वेक्स सेट, लिखिए थर्ड वन, लिखिए एस इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। लिखा आपने? स्टार्ट किए सॉल्यूशन। सबसे पहले किसका बनाना है? एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का बनाना है। इसका डायग्राम बनेगा। इधर देखिए ना, आपको मालूम है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी। एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। अब मेरी बात सुनो जरा है फिर से, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इनसाइड रीजन, बी क्लियर अबाउट दिस वन, क्या है? इनसाइड। और ये वाला रीजन आउटसाइड माना जाएगा, ये और ये आउटसाइड होगा। आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, या तो इनसाइड या आउटसाइड। तो मुझे बताइए 0 0 क्या इनसाइड है? रखिए यहां 0 into 0 इज लेस देन 1। इज इट ट्रू? सेटिस्फाइंग? 0 0 रखेंगे तो 0 into 0 इज, तो आप कुछ मत करो, इनसाइड इंडिकेट कर दो। ये रहा, कर दिया इंडिकेट आपने। अब बताइए ड्राइंग के बाद मैंने आपको पहले समझाया, इसके बाद किसी भी तरह का कोई मैथ्स नहीं है, कॉमन सेंस से पता करना है कि कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। तो मुझे तो एक कॉन्वेक्स सेट है या नहीं? आपकी तरफ से है। अब देखो यहां एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, है या नहीं? आप क्लियरली देख लो। ऑब्वियसली नहीं। मैंने क्या कहा कि डायग्राम बनने के बाद ये सोचना है कि वो नहीं है, हाँ नहीं सोचना। हाँ सोचेंगे तो हाँ दिखेगा, ना नहीं दिखेगा आपको। मैंने बाउंड्री मिला के आपको चीजें क्लियर कर दी। देखिए नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, ये बाहर चले गया, लेकिन नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। कोई प्रॉब्लम? देखिए फोर्थ वन, लिखिए एस इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई इज लेस देन 1। यहां इक्वल टू हट गई आपकी, डायग्राम तो वही रहेगी। इसके अलावा अब आपके पास बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री हट गई। अब आप रीजन तो वही रहेगा, ये बना दो। अब बताओ कॉन्वेक्स सेट है या नहीं? जल्दी बताइए, है या नहीं है? तो लेस देन होने से क्या होता है? आप मुझे बताइए है या नहीं है, क्योंकि डायग्राम तो बन चुका है। डायग्राम जैसे ही बन गया
उसके बाद किसी भी तरह का आपको वो नहीं सोचना है कि मैथ्स क्या कहती है। मैथ्स तो हो गई, मैथ्स की कहानी यहाँ खत्म हो गई। अब है या नहीं है कॉमन सेंस? नहीं है। कैसे नहीं है? एक पॉइंट यदि आप यहां लोगे और दूसरा पॉइंट यहां लोगे, ऑब्वियसली आप बाहर हो। ठीक है, लेकिन नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट। एक और ले लो, लिखो एस इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बनाइए डायग्राम। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वंस अगेन बनाना है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं बनाना है। ठीक है, बना लिया आपने। इधर देखो जरा, 0 0 इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का लोअर पार्ट। कंफर्म? ग्राफ अपर पार्ट में बनेगी या लोअर पार्ट में बनेगी, इसके लिए आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करनी होगी। तो मुझे देखिए 0 0 का है, लोअर पार्ट में अपर पार्ट में? लोअर पार्ट में। यहां पुट करो 0 इंटू 0 इज ग्रेटर देन 1। इज इट ट्रू? इसका तो इंडिकेशन लोअर पार्ट में नहीं होगी, अपर पार्ट में होगी। बना दिए। अब बताइए, क्या ये कॉन्वेक्स सेट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है? करेगा। कहीं भी आप दो पॉइंट ज्वाइन करेंगे वो सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ गई बात? बस इतने से कंसेप्ट की नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड की है, जिसका कि ध्यान आपको रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस नो डाउट R2 में या R3 में, इन सब में करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये इतनी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि क्वेश्चंस आपसे हो सके। क्लियर? तो ये सारी बातें मैंने आपको समझाई हैं, जिस पे ध्यान देना आपको। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? देखिए 6 1, देखिए एस इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, देखिए सच दैट रूट एक्स प्लस रूट वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। लिखा आपने? अब आइए, सबसे पहले डायग्राम बनाते समय इक्वल टू 1 का डायग्राम बनेगा। मुझे बताइए, यदि मैं x की वैल्यू 0 कर दूं, इसमें इसका डायग्राम बनाना है आपको। यहां प्रॉब्लम यह भी है कि डायग्राम आपसे कई बार नहीं बनेगा। तो पहले मुझे, मैं x की वैल्यू 0 कर दूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी? 1। ये रही 1, y क्या था? 1 ना, तो 0 1 होगी। और ऐसे ही y 0 कर दूंगा तो 1 0 हो जाएगी। नेक्स्ट, यहां 1/4 1/4 रखो तो कितना हो जाएगा? 1/4 रखोगे तो 1/2, यहां भी 1/2 तो 1 आ जाएगा। मतलब रफली ये 1/4 1/4। क्लियर? और दूसरी बात, यहां देखो,
एक बात और मैं आपसे पूछूंगा कि रूट वाई इज इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स लिखूं, तो यदि मैं x को इंक्रीज करूंगा तो y क्या होगा? ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। x को यदि मैं इंक्रीज करूंगा यहां तो y क्या होगा? इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो डिमांड कर्व की तरह ग्राफ बनाना है आपको, समझ में आ गई? यहां से लेते हुए इसको ज्वाइन कर देना। क्लियर? ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन हो गया? यहां इंडिकेट कर दिएगा 1/4 1/4। अब मुझे देखिए 0 0 इसके लोअर पार्ट में है यहां पुट करो 0 का अंडर रूट प्लस 0 का अंडर रूट सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये रीजन आएगी। कोई डाउट? अब मुझे देखिए कॉन्वेक्स सेट है, नहीं है, क्योंकि हम यदि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये उस क्राइटेरिया को वॉयलेट करेगा, लिख लिए नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, क्लियर? आज के लिए यहीं तक। मैंने आपको क्या क्या समझाया इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मैं 3 क्लासेस के बाद क्वेश्चन लेना शुरू करूंगा। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास, ये बेसिकली कंसेप्ट ओरिएंटेड होगी। ठीक है, आफ्टर थर्ड, ठीक है, द क्लास विल बी ऑफ क्वेश्चन ओरिएंटेड। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में मैं मोर और लेस कंसेप्ट में हूं, एंड फोर्थ एंड ऑनवर्ड, ठीक है, मैं उसके इसमें चला जाऊंगा कि भाई उस कंसेप्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो मैंने आपको क्लास 1 क्लास 2 दोनों समझाया है, इतनी बातों का अभी ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट क्लास थर्ड में जब पढ़ा दूंगा उसके बाद मोर और लेस हम क्वेश्चन ओरिएंटेड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब फिर क्वेश्चन 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 चलता रहेगा। क्लियर? तो आज के लिए यहीं तक।